आज 22 जुलाई है और ये तारीख भारत के लिए काफ़ी अहम है। इसे हम राष्ट्रीय ध्वज दिवस या तिरंगा अंगीकार दिवस, हाँ, इसी नाम से जानते हैं। जी बिल्कुल। ऐसा क्यों? क्योंकि आज ही के दिन 1947 में, मतलब आज़ादी मिलने से कुछ ही हफ्ते पहले, भारत की संविधान सभा ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपने केसरिया, सफ़ेद और हरे रंगों और बीच में वो अशोक चक्र, उसके साथ औपचारिक रूप से स्वीकार किया था। सही कहा। ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं था, बल्कि देश की नई पहचान और संप्रभुता का एक तरह से ऐलान था। बिल्कुल। तो हमारे पास जो जानकारी है, उसके आधार पर आज हम इसी सफर और इसके महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, शुरुआत कहाँ से करें? इतिहास से करते हैं। हाँ, इतिहास से ही करते हैं। ये जो तिरंगा आज हम देखते हैं, इसका डिजाइन ये कैसे बना? क्या ये हमेशा से ऐसा ही था, या 1947 से पहले भी भारत के अपने झंडे रहे हैं? हाँ, बिल्कुल रहे। देखिए, 1947 से पहले जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो भारत की एकता और आकांक्षाओं को दिखाने वाले कई ध्वज सामने आए। अच्छा। जैसे 1906 में एक सिस्टर निवेदिता का ध्वज था। फिर 1907 में मैडम कामा ने भी एक झंडा फहराया था जर्मनी में। लेकिन जो डिजाइन आज के तिरंगे का आधार बना, वो असल में 1921 के बाद स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया जी ने तैयार किया था। पिंगली वेंकैया, हाँ, नाम सुना है। जी, तो उनके डिजाइन में केसरिया, सफेद, हरा रंग तो था, पर बीच में गांधी जी का चरखा था। चरखा, हाँ, वो आत्मनिर्भरता का प्रतीक था, है ना? बिल्कुल, आत्मनिर्भरता और आम आदमी का प्रतीक। ये दिलचस्प है। लेकिन आज के झंडे में तो चरखे की जगह अशोक चक्र है। हाँ। ये बदलाव कैसे हुआ और क्यों? मतलब क्या ये सिर्फ एक डिजाइन चेंज तो, या इसके पीछे कोई गहरी सोच थी? हाँ, ये बात और भी जरूरी हो जाती है। देखिए, चरखे की जगह अशोक चक्र को शामिल करने का जो विचार था, उस पर काफी चर्चा हुई। अच्छा। जबकि पिंगली वेंकैया जी का योगदान तो खैर आधारभूत था ही, पर मौजूदा स्वरूप में यानी चरखे को सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिए गए धर्म चक्र से बदलने का श्रेय कुछ सूत्र बताते हैं कि कलाकार सुरैया तैयब जी को भी दिया जाता है। सुरैया तैयब जी, एक नया नाम। जी, और ये सिर्फ देखने में बदलाव नहीं था। मतलब जहां चरखा आम आदमी और आत्मनिर्भरता से जुड़ा था, वहीं अशोक चक्र को कानून के शाश्वत पहिए, निरंतर गति और प्राचीन भारतीय दर्शन का प्रतीक माना गया। संविधान सभा में इस पर बाकायदा बहस हुई कि नए राष्ट्र के लिए कौन सा प्रतीक ज्यादा सही रहेगा। अच्छा। तो ये सिर्फ एक कलात्मक फैसला नहीं था, बल्कि एक वैचारिक चयन भी था। बिल्कुल बिल्कुल। और इन रंगों का भी तो अपने खास मतलब है ना। बिल्कुल। केसरिया, सफेद, हरा, निश्चित रूप से हर रंग का अपना एक गहरा प्रतीकात्वाद है। देखिए, केसरिया रंग साहस और बलिदान को दर्शाता है। साहस और बलिदान, ठीक। सफेद रंग शांति, सच्चाई और पवित्रता का प्रतीक है। और हरा रंग जो है वो विश्वास, उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। और बीच में वो नीला अशोक चक्र, उसमें वो तीलियां भी होती हैं, 24, है ना? जी हाँ, 24 तीलियां। वो नीला अशोक चक्र निरंतर गति, प्रगति और धर्म के शासन, यानी यूं समझिए कानून के राज का प्रतीक है। और वो 24 तीलियां दिन के 24 घंटों को भी दर्शाती हैं, जिसका मतलब है कि देश हमेशा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। समझ गया, काफी गहरा अर्थ है। तो फिर 22 जुलाई को इस अंगीकार दिवस को मनाया कैसे जाता है? क्या सिर्फ सरकारी इमारतों और स्कूलों में झंडा फहराकर ही? झंडा तो फहराया ही जाता है। देखिए, सार्वजनिक स्थानों पर भी फहराते हैं, और आजकल तो लोग निजी तौर पर भी अपने घरों पर लगाते हैं, जो अच्छी बात है। हाँ, वो तो है। लेकिन इसके अलावा भी इस दिन का उपयोग ध्वज के इतिहास, उसके महत्व और सबसे जरूरी उसके सम्मान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। अच्छा, जागरूकता। जी, स्कूलों, कॉलेजों में कार्यक्रम होते हैं, सेमिनार होते हैं, कहीं कहीं प्रदर्शनियां भी लगती हैं। कई बार खास थीम भी रखी जाती हैं, जैसे एक राष्ट्र एक ध्वज, या फिर एकता और शांति पर जोर देने वाले विषय। तो ये दिन सिर्फ झंडा फहराने का नहीं है, बल्कि उसके पीछे जो मूल्य हैं उनको याद करने का दिन है। और आपने सम्मान की बात की, तो क्या ध्वज के इस्तेमाल को लेकर कुछ नियम कायदे भी हैं? मतलब ऐसा तो नहीं कि कोई भी कैसे भी इसका इस्तेमाल कर ले? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। इसके लिए बाकायदा भारतीय ध्वज संहिता 2002 यानी फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है। फ्लैग कोड? हाँ जी। इसमें ध्वज का आकार क्या हो, उसका अनुपात क्या हो, फहराने का सही तरीका क्या है, किस समय फहराना चाहिए,
किन मौकों पर फहराया जाना चाहिए, ये सब मतलब बहुत विस्तार से बताया गया है। अच्छा। पहले एक नियम था कि ध्वज केवल खादी या हाथ से काते गए कपड़े का ही होगा। ये गांधीवादी मूल्यों से जुड़ा था। हाँ, खादी का ही सुना था। जी। लेकिन 2021 में इसमें एक संशोधन हुआ और मशीन से बने और पॉलिस्टर के झंडों को भी अनुमति दे दी गई। ओह अच्छा, पॉलिस्टर भी। इस पर तो शायद कुछ बहस भी हुई थी। हाँ, हुई थी। एक तरफ ये था कि भाई आसानी से उपलब्ध होगा, रखरखाव आसान होगा। दूसरी तरफ वो पारंपरिक महत्व वाली बात थी। समझ गया। और इसके साथ ही एक और कानून है, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। ये राष्ट्रीय प्रतीकों, जिसमें हमारा ध्वज भी शामिल है, उसके अनादर को एक दंडनीय अपराध मानता है। ये जानना जरूरी था, खासकर वो पॉलिस्टर वाले संशोधन की बात। जी। तो कुल मिला के इस 22 जुलाई की तारीख का हमारे लिए क्या महत्व है? ये क्यों इतनी अहम है? देखिए, ये सिर्फ एक, आप कहें तो, ऐतिहासिक तारीख नहीं है। ये दिन हमें याद दिलाता है उन मूल्यों की जिन पर हमारा राष्ट्र बना है। अनेकता में एकता, लोकतंत्र, न्याय, हमारी सामूहिक पहचान। ये हमें उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने इस ध्वज के सम्मान के लिए संघर्ष किया, जैसे वो ध्वज सत्याग्रह जैसे आंदोलन हुए थे। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें हमारी नागरिक जिम्मेदारियों की भी याद दिलाता है कि हम राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें और उन मूल्यों को अपने जीवन में उतारें जिनका ये ध्वज प्रतिनिधित्व करता है। सही बात। कई नागरिक संगठन और एनजीओज भी इस दिन आगे आते हैं, ध्वज शिष्टाचार पर जागरूकता अभियान चलाते हैं, ये जैसे भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए कार्यक्रम करते हैं। तो संक्षेप में कहें तो 22 जुलाई सिर्फ तिरंगे को अपनाने का दिन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उसके पीछे छिपे गहरे अर्थों, इतिहास, बलिदानों और हमारे साझा भविष्य के संकल्प को, उसको याद करने और समझने का दिन है। और हाँ, पिंगली वेंकैया, सुरैया तैयब जी जैसे लोगों के योगदान को भी याद रखना महत्वपूर्ण है, जिन्होंने इसे इसका अंतिम स्वरूप दिया। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें ये सोचने का अवसर भी देता है कि आज के दौर में, मतलब आज, ये राष्ट्रीय प्रतीक हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। क्या हम उन मूल्यों, वो साहस, शांति, सच्चाई, प्रगति, क्या हम उन्हें जी रहे हैं जिनका ये प्रतिनिधित्व करते हैं? एक जरूरी सवाल। आज की इस बातचीत से एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है, जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। जी। कि समय के साथ राष्ट्रीय प्रतीकों का अर्थ कैसे स्थिर रहता है, या क्या वो भी बदलते सामाजिक और राजनीतिक माहौल के साथ विकसित होता रहता है? क्या उनका अर्थ भी बदलता है?